Good morning, sir. Good morning. यस बच्चों, करें स्टार्ट। हेलो। Yes, sir. बच्चों, आज ना आपका एक वेबिनार होगा जिसके अंदर हम अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में आपको समझाएंगे कि उसको कैसे यूज करना है, आप उससे कैसे बेनिफिट ले सकते हो, राइट। तो वो आपका आज आफ्टरनून होगा, आपको मैसेज आ जाएगा कि कितने बजे आपका वेबिनार होगा, राइट बच्चों। और स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हमारा ये इलास्टिसिटी खत्म हो जाएगा। इसके बाद कल हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे, जो क्वेश्चंस होंगे, राइट। कल हमने क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, फिर उसके बाद हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फ्लूइड्स। 1 मिनट रुकना बच्चों। आज बच्चों जो हम क्वेश्चंस करेंगे ना, इट इज इंपॉर्टेंट ओनली फॉर बोर्ड्स। ऑल आर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होंगे और सारे बोर्ड के लिए ही इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है बच्चों। तो आज बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरी है और पेपर में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चंस को हमने आज सॉल्व करना और इनकी थ्योरी लिखनी है हमने। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है बच्चों, दैट इज राइट डाउन। स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिसिटी। एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिसिटी आज का हमारा टॉपिक है बच्चों। जो क्रेन्स नहीं होती, क्रेन्स आपने देखी है, क्रेन्स जो हैवी लोड उठाती हैं। यस सर। उन हैवी लोड्स को जो क्रेन्स उठाती है ना, उसके साथ ऐसे रोप लगी होती है, यहाँ पर ऐसे हुक लगी होती है, अगर आपने देखा होगा। ये जो रोप्स होती है ना, ये स्पेशल मटेरियल होता है इसके अंदर कुछ, और इस रोप की थिकनेस पर डिपेंड करता है कि वो कितना हैवी लोड उठा सकती है। क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं हुई? यस। अब उस रोप की थिकनेस बच्चों कितनी होगी, ये रोप कितनी मोटी होगी, ये डिपेंड करता है इसकी इलास्टिक स्ट्रेंथ कैसे कितनी है।
तो उसको करने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले तो एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिसिटी से हम ये बता सकते हैं कि ये रोप कितनी थिक होनी चाहिए so that it can carry a required load. तो लिखो बच्चों, फर्स्ट लिखो the thickness. मैं आज जो काम करवाऊंगा बच्चों, इट इज इंपॉर्टेंट ओनली फॉर बोर्ड्स. मैं बार बार कह रहा हूं, आज का काम बोर्ड के लिए ही इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर बोर्ड में से 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा पेपर में. तो ये सारी थ्योरी है आज न्यूमेरिकल वगैरह कुछ नहीं है, डेरिवेशन कुछ नहीं है, सारी थ्योरी है. थिकनेस ऑफ, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनकर आता है पेपर में. कंसेप्चुअल क्वेश्चन पेपर में ना बच्चों 3 से 4 पार्ट होते हैं. एक तो होता है डेरिवेशन, एक होता है न्यूमेरिकल और एक होता है कंसेप्चुअल क्वेश्चन. अब फोर्थ पार्ट ऐड हो गया ऑब्जेक्टिव टाइप. ये 4 पार्ट होते हैं बच्चे पेपर में. हमने डेरिवेशंस भी करते हैं, न्यूमेरिकल्स भी करते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी करते हैं. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपको एनसीईआरटी की डीपीटी मैंने दी हुई है. तो बच्चों स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले एप्लीकेशन की, द थिकनेस ऑफ मेटेलिक ropes used in cranes to lift heavy loads is decided from the knowledge of elastic limit of the material and the safety factor safety factor. बच्चों कहता है जो मेटेलिक रोप होती है ना लिफ्ट में, जो हम क्रेन्स में रोप यूज करते हैं हैवी लोड को कैरी करने के लिए, वो किस पर डिपेंड करती है उसकी थिकनेस बच्चों? एक तो इलास्टिक लिमिट पर डिपेंड करती है और एक किस पर डिपेंड करती है? एक सेफ्टी फैक्टर पर डिपेंड करती है. मान लो एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं. Consider a crane having steel rope is required to lift load of 10 ton. कितने का लोड उठाना बच्चों? 10 टन, यानी 10 पावर 4 kg का लोड उठाना है. हाँ जी बच्चों, समझ आ रहा है आपको? यस सर. हाँ जी, हमने जो लोड उठाना है बच्चों वो उठाना है 10 की पावर 4 kg का लोड उठाना है. बच्चों अगर हमने 10 की पावर 4 kg का लोड अगर हमने उठाना है, इसके लिए हमारे पास, हम मान के चलते हैं, सेफ्टी फैक्टर कंसीडर करते हैं बच्चों एक्स्ट्रा सेफ्टी फैक्टर हम कितना मानते हैं? लिख लो. द रोप is usually designed for a safety factor of 10. 10 का हम सेफ्टी फैक्टर मानते हैं. so that it should not break. तो अगर अपने 10 की पावर 4 kg का लोड उठाना है और 10 हमने सेफ्टी फैक्टर मान लिया, तो
रोप कब तक नहीं टूटनी चाहिए बच्चों? इट शुड नॉट ब्रेक। बोलो बच्चों, व्हेन अ लोड, कितने का लोड हो? 10 की 10 पावर 10 10 की पावर 4 इंटू 10, 10 की पावर 5 kg का लोड उठाने तक वे ये टूटनी नहीं चाहिए। दोबारा फिर समझो, हमने लोड उठाना है 10 की पावर 4 kg का, और 10 का मैंने फैक्ट्री सेफ्टी फैक्टर मान लिया, यानी 10 की पावर 5 kg तक ये रोप टूटेगी नहीं। R is the radius of the rope. R is the radius of the rope. अब बच्चों आपको पता है स्ट्रेस क्या होता है? टूटने वाला स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। एरिया, ये आपको सभी को पता है, फोर्स अपॉन एरिया। अब बच्चों हमारे पास जो स्टील है, स्टील जो है, इलास्टिक लिमिट ऑफ स्टील, इलास्टिक, हाँ बच्चे। सर आपने ऊपर तो 10 की पावर 4 kg लिखा था, फिर नीचे आपने 10 की पावर 5 kg क्यों लिख दिया सर लोड को? बच्चे हमने लोड कितना उठाना है? 10 की पावर 4 kg। हम ना एक्स्ट्रा फैक्टर मान के चलते हैं 10 का, एक्स्ट्रा फैक्टर मान, अगर हमने 10 किलो भार उठाना, हम मान के चलेंगे कि हमने 11 किलो उठाना है, हम 1 किलो एक्स्ट्रा मान के चलते हैं, ठीक है? ओके। इसी तरह अगर हमने 10 की पावर 4 kg का उठाना है तो हमने एक्स्ट्रा सेफ्टी फैक्टर कितना मान लिया? 10 का सेफ्टी फैक्टर मान लिया। अब बच्चों याद रखना, इलास्टिक लिमिट ऑफ स्टील, ये ना आपकी एनसीईआरटी के बुक में सभी की इलास्टिक लिमिट की वैल्यू दी हुई है। स्टील की जो इलास्टिक लिमिट होती है वो होती है 3 इंटू 10 की पावर 8। ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, ये स्ट्रेस होता है, इसको स्ट्रेस बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेस। स्टील की जो इलास्टिक लिमिट होती है यानी स्ट्रेस होता है वो होता है 3 इंटू 10 की पावर 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब बच्चों मुझे स्ट्रेस पता है, देखो मुझे स्ट्रेस पता है स्टील का, यस सर। मुझे फोर्स पता है कितनी लगेगी वो भी पता है, Yes. एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, तो मैं उससे आर रेडियस ऑफ द रोप निकाल सकता हूँ। क्लियर हुआ कि नहीं कॉन्सेप्ट? यस सर। बच्चों ये नोट कर लो, मैं ऊपर से रब करने लग रहा हूँ, ऊपर से मैं इसको रब कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ऊपर हमारे पास स्ट्रेस कितना हो गया 3 इंटू 10 की पावर 8, फोर्स कितनी है बच्चे हमारे पास है, फोर्स 10 की पावर 5 mg, फोर्स होती है mg, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अब 3 इंटू 10 की पावर 8, m कितना दिया हुआ, कितना मास दिया हुआ हमें बच्चे? 10 की पावर 5 दिया हुआ है। g कितनी होती है? 10 होती है। पाई कितना होता है? 3.14 आर स्क्वायर। तो इससे आर स्क्वायर की वैल्यू यानी आर की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3.2 सेंटीमीटर। अगर आपने इतना लोड उठाना है तो वायर की इतना रेडियस होना चाहिए। ये बच्चों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, नोट कर लो, अगर कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो, एक बार देख लो, ये इंपॉर्टेंट 3 मार्क्स का पेपर में आएगा। बच्चों चले आगे। यस सर। ओके, मैं इसको रब कर रहा हूं, नोट डाल के लिख लेना। वायर की थिकनेस कितनी चाहिए? 3.2 सेंटीमीटर। अब आप अगर कहो मैं वायर को 3.2 सेंटीमीटर हमने
थिकनेस कंसीडर कर ली और हम इससे लोड उठा लेंगे, तो ये बेटर नहीं रहेगा। व्हाट विल बी द बेटर? यस, क्या बेटर रहेगा फिर? 3.2 सेंटीमीटर की रोप अकेली यूज करने की बजाय आप यूज करो नंबर ऑफ थिन वायर्स, जिनको मिलाने पर कितनी थिकनेस बन जाए? 3.2 सेंटीमीटर। इससे स्ट्रेंथ भी बनी रहेगी और वायर मतलब जो है ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। याद रखना, जो वायर है अगर हमें 3 सेंटीमीटर उसकी थिकनेस चाहिए, तो हम 3.2 सेंटीमीटर जो थिकनेस यूज कर रहे हैं, एक वायर में मोटी यूज नहीं करेंगे, हम पतली वायर्स को यूज करके उसको एक दूसरे के साथ लपेट देंगे, ऐसे एक दूसरे के ऊपर लपेट देंगे, जिससे एक नंबर ऑफ वायर से एक गुच्छा बन जाएगा। आपने देखा है लिफ्ट जो क्रेन मतलब लोड उठाती है, उसके अंदर जो वायर होती है स्टील वायर होती है, वो स्टील वायर पतली पतली वायर एक दूसरे के ऊपर लपेटी होती है। देखा बच्चों आपने? यस। हाँ, वो पतली पतली वायर मिलाकर हमने कितनी थिकनेस बनानी है? 3.2 सेंटीमीटर की रेडियस बनाना है। ओके बच्चों, डन? हाँ जी, अगला क्वेश्चन, अगली एप्लीकेशन दूसरी। The knowledge of elasticity is applied in designing a bridge such that it does not bend too much or break under the load of traffic। बात किसी को समझ आई है? सर ये बोल रहे हैं कि ब्रिज में भी हमें इलास्टिक वो मिलती है लेकिन वो उसमें इतना बेंड नहीं होता जितना मतलब वायर्स वगैरह में होता है। बच्चे ये कह रहा है, कहता अगर हम इलास्टिक लिमिट को हम यूज करते हैं ब्रिज को डिजाइन करने में, जो ब्रिज नहीं होते, आपने ब्रिज देखा है ना, पुल वगैरह जो होते हैं, यस। है ना, वो जो ब्रिज होते हैं जिनके ऊपर से ऐसे गाड़ियां वगैरह जाती हैं, ऐसे ब्रिज आपने देखे होंगे जिनके ऊपर से ऐसे गाड़ियां वगैरह जाती हैं, तो ये जो ब्रिज होते हैं इसको किसके ऊपर स्टैंड किया जाता है? देखा आपने ब्रिज कभी? किसके ऊपर ये होती है, ब्रिज खड़ा होता है? सर पिलर्स होते हैं ओह नीचे। वेरी गुड वेरी गुड। ये पिलर की शेप क्या होती है, देखिए आपने? तो बताएगा मुझे शेप क्या होती है? सर गोल गोल नहीं होते वायर की तरह, जैसे गोल गोल होते हाँ हैं नीचे हाँ, से। गोल गोल होती है, ऐसी होती है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो ऐसी शेप होती है पिलर की, अगर आपको याद हो, जब आप ध्यान से नोटिस करोगे शेप ऐसी होती है, आप देखना कभी ब्रिज के नीचे जाकर उसकी शेप ऐसी होगी। अब ऐसी शेप क्यों होती है, मैं उसकी डिस्कशन कर रहा हूँ, ये भी 3 नंबर का आपको पेपर में आ सकता है। तो अब ऐसी शेप क्यों होती है, क्या इसका रीजन है? ये इसके अंदर सारा कंसेप्ट हम इलास्टिसिटी का ही यूज करते हैं, ताकि ये बेंड ना हो। क्यों ना बेंड हो वो मैं आपको बताता हूँ, सारा समझाता हूँ बच्चों। ये सारा इलास्टिक कंसेप्ट पर ही डिपेंड करता है। अब बच्चों एक बात याद रखना, कोई भी जो लोड है हमारा, जो भी लोड है, जैसे कि ये मान लो मैंने इसके साथ ऐसे लोड हैंग किया हुआ है, ऐसे ऐसे ना, मैंने इसके साथ बच्चों क्या कर दिया, लोड हैंग कर दिया।
यहाँ पर मैंने वेट हैंग कर दिया W। तो इसके अंदर ऐसे डिप्रेशन हो जाती है, देखा आपने, अगर किसी चीज के साथ आप लोड हैंग करोगे तो ऐसे वो अंदर यहाँ से बीच में से क्या कर जाएगा, डिप्रेस कर जाएगा, है यस ना। यहाँ पर ये ऐसे खड़ा हुआ है इसके ऊपर, इसकी स्पोर्ट के ऊपर, और ये बीच में से डिप्रेशन हो जाएगी इसके, और ये इसकी लेंथ होती है बच्चों, याद रखना। ये वाली जो होगी इसकी, एक मिनट, ये वाली जो है ये इसकी लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, इसको बोलते हैं ब्रेड, और ये जो है इसकी वो होती है डेप्थ डी। और कितनी डिप्रेशन होगी इसके अंदर, पहले तो ये बिल्कुल सीधा रहा होगा और ये यहां से इतना बेंड कर गया, इसको बोलते हैं डिप्रेशन डेल्टा, डिप्रेशन डेल्टा। अब जो ये डिप्रेशन होती है बच्चे, बाय एक्सपेरिमेंट्स, देयर इज नो डेरिवेशन फॉर दिस रिजल्ट, बाय एक्सपेरिमेंट हमने देखा कि जो ये डिप्रेशन है वो W L की पावर 3 4y B D की पावर 3 के बराबर। जो ये साइन है ये डिप्रेशन का साइन है। हाँ, ये जो डेल्टा है डिप्रेशन का साइन है। ठीक है बच्चों, अब इसके अंदर देखो आप, अब जो डिप्रेशन है बच्चों वो किस किस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक तो y के यंग्स मॉडुलस के, एक किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सब ब्रेथ और डेप्थ, ब्रेड के, और एक किसके प्रोपोर्शनल है, डेप्थ। डेप्थ के। अब अगर मैंने डेल्टा को, डिप्रेशन को कम करना है तो मुझे यंग्स मॉडुलस क्या करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा। यानी अगर आप चाहते हो इसमें बेंडिंग कम हो तो हमें ज्यादा वो मटेरियल यूज करना पड़ेगा जिसमें यंग्स मॉडुलस ज्यादा होता है। बताओगे मुझे यंग्स मॉडुलस स्टील में ज्यादा होता है या रबड़ में? स्टील में। तो हम पुल बनाने के लिए स्टील का यूज करेंगे, रबड़ का यूज नहीं करेंगे। आपने देखा होगा पिलर के नीचे, ये जो पिलर होते हैं ना जिसके ऊपर ब्रिज खड़ा होता है, यहाँ पर ना स्टील की प्लेट रखी होती है, बड़ी बड़ी स्टील की प्लेट्स होती है। ये जिसने बनते देखा होगा ना पुल, उसको पता होगा, स्टील की प्लेटें रखी जाती हैं। तो उससे क्या होता है, वो मटेरियल यूज करने से क्या होता है, यंग्स मॉडुलस ज्यादा होता है तो डिप्रेशन कम होती है उससे, पहली बात। अब दूसरी बात, आप ध्यान से देखना बच्चों, इसके अंदर 1 बाय 1 फैक्टर मैं बता रहा हूँ। डिप्रेशन किस पर डिपेंड कर रही है, ब्रेड्थ पर डिपेंड कर रही है और डेप्थ पर डिपेंड कर रही है। हाँ जी बच्चों, यस सर। अगर पिलर ये पिलर है, ये पिलर की है बच्चों ऐसे, इसको बोलते हैं ब्रेड्थ, और ये पिलर की है लेंथ। डेप्थ नहीं बच्चे, नीचे को जो पिलर होता है ना, पिलर की डेप्थ है, ये लेंथ तो ऐसे है, ब्रिज की लेंथ तो ऐसे होगी, जो पिलर है ये पिलर की डेप्थ है टी, और ये पिलर की ब्रेड्थ है। यहां तक क्लियर है? यस। अब मुझे इन दोनों में से बताओ कौन सी चीज ज्यादा होनी चाहिए, पिलर को हम ऐसा बनाएं या ऐसा, कौन सा बेनिफिट ज्यादा देगा? फर्स्ट वाला पिलर होना, सेकंड वाला क्यों? क्योंकि डिप्रेशन डी के इनवर्सली पावर 3 के प्रोपोर्शनल है और बी की पावर 1 के प्रोपोर्शनल है। सबसे ज्यादा इफेक्ट किसका है, डेप्थ का। जितनी डेप्थ ज्यादा होगी उतनी डिप्रेशन क्या होगी बच्चे, कम होगी। समझ आया कि नहीं? यस। इसलिए हम डेप्थ बढ़ाने के लिए पिलर को पता है किस शेप का बना देते हैं, इस शेप का बना देते हैं, इस शेप का पिलर बना देते हैं। इसको बोलते हैं आई शेप पिलर। क्लियर बच्चों? और इस, हाँ जी बच्चों, कोई डाउट है किसी को? हेलो? नो सर। नो सर। पिलर को हमने इस शेप का बनाना है, इसको बोलते हैं आई शेप पिलर। दिस इज कॉल्ड आई शेप पिलर।
सर हाँ जी बच्चे, सर हर ब्रिज को बनाने के लिए आई शेप पिलर ही यूज करते हैं? ज्यादातर बच्चे इसका मैंने बेनिफिट बता दिया ना आपको, क्या बेनिफिट है, इसलिए यूज करते हैं। ओके। अब इसमें से अगर कुछ नोट करना है कर लो फटाफट, मैं फिर ये डायग्राम नोट कर लो, ये फॉर्मूला नोट कर लो, ये चीज नोट कर लो आप इतनी, जो आपको समझ आई है। अब मैं इसकी थ्योरी लिखवा रहा हूँ आपको। अगर ऐसा पिलर होगा ना ये वाला, तो इसमें ना ऐसे बकलिंग हो जाएगी, इसको बोलते हैं बकलिंग। इस बकलिंग को रोकने के लिए हम इस शेप का बना देते हैं। हमें तो डेप्थ ज्यादा चाहिए थी ब्रेड्थ से, डेप्थ ज्यादा ब्रेड्थ से कर दी, अगर हम ऐसे रख देंगे तो ऐसे बकलिंग हो जाएगी, इसको बोलते हैं बकलिंग। दिस इज कॉल्ड बकलिंग। बच्चों अगर हम पिलर ऐसा बना देंगे तो बकलिंग हो जाएगी, बकलिंग को रिड्यूस करने के लिए हम अनशेप पिलर बना देंगे। इसको रब कर रहा हूं मैं बच्चों। तो लिखो बच्चों इसके अंदर फटाफट, एक मिनट रुको। ये आप दो डायग्राम्स बनाओगे इसकी, एक तो ये वाली बनाओ डायग्राम, ये बच्चों दो डायग्राम बनाओ। एक तो ये डायग्राम होगी, ये स्पोर्ट है, ये भी स्पोर्ट है, ये वेट लटकाया है W। तो डिप्रेशन का फॉर्मूला होता था W, क्या लिखवाया था, WLQ बाय 4YVDQ। अब हमने क्या करना बच्चों, इसके अंदर डिप्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D की पावर 3 के। सो हम कैसे बनाएंगे ये, हम बनाएंगे इसमें कुछ ऐसे, ब्रेड है ये हमने बनाई है, डेप्थ, ये D डेप्थ है, ये D है, ये D डैश है, ये B डैश है, ये B है। D हमने D डैश D से बढ़ा दिया, लिखो। अगर D डैश से बढ़ा दो, D डैश D से बढ़ जाएगा तो डिप्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जितना D बढ़ा दोगे उतना डिप्रेशन कम हो जाएगा। लिखो द मोस्ट इफेक्टिव मेथड to reduce depression in the beam of given length and material, is to make depth D
of the beam large as compared to its breadth. B, because delta is inversely proportional to d की पावर 3. अब बच्चों ये साइड व्यू दिखा रहा हूं मैं आपको, इसका जो साइड व्यू होता है, ये साइड व्यू है पिलर का, इसकी डेप्थ जो होगी वो होगी d, ब्रेड्थ जो होगी b. इसके अंदर क्या आ जाएगी, बकलिंग हो जाएगी. हाँ जी बच्चों, ऐसे ये बकलिंग हो जाएगी इसके अंदर अगर आप ऐसी शेप यूज करोगे. इस बकलिंग को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे, आई शेप पिलर. मैं ऊपर से रब कर रहा हूं, यहां पर लिख रहा हूं. बट ऑन इंक्रीजिंग डेप्थ, डेप्थ को इंक्रीज करने से टू मच बट ऑन इंक्रीजिंग डेप्थ टू मच, डेप्थ बढ़ाने से क्या हो जाएगी, बकलिंग होगी. हाँ, causes bending, causes bending due to their own weight, उसके अपने वेट की वजह से बेंडिंग हो जाएगी. या फिर ये लिख लो, बेंडिंग ड्यू टू वेट ऑफ द ट्रैफिक, ट्रैफिक की वेट की वजह से क्या हो जाएगी, बेंडिंग, विच इज कॉल्ड बकलिंग, जिसको बोलते हैं बच्चे बकलिंग. So it is also prefer to design I shape beam with a large load bearing surface. That's it बच्चों. ये दूसरा क्वेश्चन पूरा हो गया हमारा 3 मार्क्स का. जल्दी से लिख लो सेकंड क्वेश्चन. नोट कर लिया बच्चों, रब कर दूं? यस सर. थर्ड क्वेश्चन लिख लें. थर्ड एप्लीकेशन है द मैक्सिमम हाइट ऑफ माउंटेन. माउंटेन की बच्चे जो मैक्सिमम हाइट होती है ऑन अर्थ डिपेंड्स अपॉन shear modulus of rock. shear modulus of rock पर डिपेंड करता है कि कितनी किसी माउंटेन की हाइट होगी बच्चों.
कोई जैसे आपको पता है ना, जो माउंटेन होती है हिमालय, वो सबसे ज्यादा हाइट की होती है ना। हिमालय आपने देखी है ना, सबसे Yes. ज्यादा हाइट की होती है। अब उसकी हाइट कितनी थी, सबसे ज्यादा हाइट की माउंटेन कितनी हो सकती है, उसकी बात कर रहे हैं बच्चे। और वो किस पर डिपेंड करता है, ये रॉक्स पर डिपेंड करता है। जो ये सैंड होती है जिस पर ये खड़ी होती है माउंटेन, उसकी इलास्टिसिटी पर डिपेंड करता है, शेयर मॉडुलस ऑफ रॉक पर डिपेंड करता है। ठीक है बच्चों, करें। Yes, sir. अब आपने याद करना है बच्चों, हमारे पास जो माउंटेन होती है, अगर मैं उसकी बात करूं, हाइट ऑफ माउंटेन की मैंने क्या मान ली, h। h इज द हाइट ऑफ माउंटेन, ठीक है। रो, डेंसिटी ऑफ रॉक, रॉक की जो डेंसिटी है वो हमने रो मान ली। अब हमारे पास, तुम्हें पता है स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया Area. बच्चों। फोर्स कितनी होगी, इसका वेट mg। एरिया, सरफेस एरिया क्या मान लिया हम, a मान लिया। अब जो ये स्ट्रेस है ना, जो हमारे पास इलास्टिक लिमिट इस रॉक की होती है, वो तुम्हें याद करनी पड़ेगी। मैंने जैसा कि पहले भी बताया था आपको, एनसीईआरटी की बुक के अंदर सभी की वैल्यूज गिवन है। इलास्टिक लिमिट इसकी भी होती है सिग्मा इज इक्वल टू 30 इंटू 10 की पावर 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इतनी वैल्यू दी होती है। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है सभी को? Yes, sir. अब बच्चों तुम्हें पता है मास किसके इक्वल होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। इसमें किसी को कोई डाउट है? मास क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अच्छा, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू हाइट होता है कि नहीं होता बच्चों? वॉल्यूम की जगह एरिया इनटू हाइट। तो सिग्मा किसके इक्वल आ गया हमारे पास, रो एच जी के बराबर आ गया। देखना बच्चों फटाफट, इसकी वैल्यू कितनी है, इतनी। रो की वैल्यू, डेंसिटी ऑफ रो की जो वैल्यू होती है वो 3 इंटू 10 की पावर 3 होती है। हाइट हमने माउंटेन की पता करनी है, जी होती है 10, तो एच आ जाएगा 10 किलोमीटर। ये विच इज नियरली इक्वल टू द हाइट ऑफ द माउंट एवरेस्ट। ये माउंट एवरेस्ट की हाइट के नियरली इक्वल है। कोई डाउट है बच्चों, इससे ज्यादा हाइट की माउंटेन एग्जिस्ट नहीं कर सकती। दैट्स बच्चों, समझ आया कि नहीं आया? Yes, sir. आ गया। एक और क्वेश्चन है, इसको नोट कर लो फटाफट। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, रह गया इसमें, मैं रब कर रहा हूं इसको। ये हमने बच्चों एप्लीकेशंस कर ली है, सारी एप्लीकेशंस कंप्लीट होगी 3 की 3 जितनी हमने करनी थी। अब एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, व्हाई hollow shaft are preferred to solid shaft for transmitting torque. Why hollow shaft are preferred to solid shaft for transmitting torque. टॉर्क का मतलब बच्चों घूमना होता है, टॉर्क को ट्रांसफर करने के लिए होलो शाफ्ट को यूज किया जाता है देन सॉलिड शाफ्ट। ये आपने मुझे आंसर करना है कल, इसका आपने पढ़ना है बुक से और मुझे टॉर्क आंसर। का मतलब बताना दोबारा।
घूमना घूमना। घूमना। ओके सर। आपने मुझे कल इसका आंसर बताना और कल डीपीपी भी डिस्कस करेंगे हम, जो डाउट्स होंगे सॉलिड्स की कंप्लीट डीपीपी एनसीईआरटी के 100 क्वेश्चंस। सैटरडे उसका टेस्ट होगा, आज सेमिनार होगा, ठीक है। इसके अंदर